नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। आखिर बहुप्रतीक्षित जो चुनाव घोषणा थी बिहार विधानसभा के लिए, उन चुनावों की घोषणा हो गई है। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा के चुनाव इस बार 2 चरणों में होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को। तो बहुत अहम फैसला। और ये भी उन्होंने कहा कि जो बिहार मॉडल है चुनाव का, मतलब जो इस बार जो इनिशिएटिव चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए हैं वो पूरे देश में लागू किए जाएंगे। तो इस लिहाज से ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या-क्या खास बातें हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में, क्या-क्या बातें कही गई हैं, क्या तारीखें और है नामांकन की तारीखें क्या हैं, वोटरों को लेके क्या कहा गया है, इस पर नजर बनाए हुए थे मेरे सहयोगी मनीष कुमार। और आपको बता दूं कि पटना से मोहम्मद इमरान खान जो है हमारे द फेडरल के सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। तो दोनों सहयोगियों का स्वागत। और मनीष के पास में चलूंगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा देखा, उसमें क्या खास बात है मनीष? देखिए, धन्यवाद मनु। 2 चरणों में जैसा कि कल से चर्चा हो रही थी, और पटना में चुनाव आयोग की टीम जो है शनिवार और रविवार को पटना में थी, और तमाम जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो शनिवार को मिले थे उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि 1 से 2 चरणों में जो है बिहार में चुनाव कराया जाए। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कहा गया कि 1 चरण में चुनाव कराया जाए। बीजेपी और आरजेडी, कांग्रेस चाहती थी कि 1-2 चरणों में या 3 चरणों में चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 चरणों में बिहार में चुनाव कराने का फैसला किया है। और छठ महापर्व, आपको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व छठ महापर्व है, जो कि 27-28 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, 28 अक्टूबर को। तो उसके बाद जो है पहले चरण का चुनाव मनु 6 नवंबर को कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, और ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। और जो ये महत्वपूर्ण ऐलान ज्ञानेश कुमार ने भी विज्ञान भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वहां पे ये बातें कही है। तो जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कितने चरणों में चुनाव होगा, इस पर से मनु पर्दा हट चुका है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 6 नवंबर को, 11 नवंबर को। और क्योंकि आपको पता है कि बिहार विधानसभा का जो मौजूदा जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 22 नवंबर तक है, यानी 14 नवंबर को जब नतीजे आ जाएंगे, नतीजों पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये साफ अब नजर आ रहा है कि 22 नवंबर से पहले ही नए विधानसभा का गठन जो है वो बिहार में हो जाएगा मनु। तो 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन हो जाएगा बिहार में। चूंकि 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बार खास बात यह है कि 2 चरणों में केवल चुनाव हो रहा है। पिछली बार शायद 4 चरणों में, उससे पहले भी जो है 2 चरणों में नहीं हुआ था। जी। तो पटना से हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान खान हमसे जुड़ गए हैं। तो इमरान, ये जो 2 चरणों में चुनाव है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? और ये जो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि इस बार जो बिहार में हो रहा है वो पूरे देश में लागू होगा, तो ऐसा क्या खास होने जा रहा है? थोड़ा विस्तार से बताएं इमरान। मतलब नमस्कार। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है 2 चरणों वाला वो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि अब तक बिहार में ये देखा जाता था कि 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7-7 चरणों में यहाँ कई बार वोटिंग पड़ी है। और जैसा आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 2-3 चीजें थी। एक तो था कि माओवादियों का जो नक्सल जिसको हम बोलते हैं, तो ये नक्सल प्रॉब्लम हुआ करता था, जिसके वजह से जो है काफी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह वो लाना ले जाने का झंझट होता था। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग होते थे उनको भी यहाँ से वहां लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो कई टुकड़ों में वो चुनाव मतलब हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल के दिनों में ये बात वादे तौर पे कह दिया है कि अब माओवादी समस्या कोई समस्या नहीं रह गई है, इंक्लूडिंग बिहार में भी। तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा तो वो है इसके पीछे। दूसरी चीज है कि अब टेक्नोलॉजिकल काफी एडवांसमेंट हुआ है, तो जो जो चीजें हम नहीं कर पाते थे पहले वो शायद हम आसानी से कर सकते हैं। ये 2 कारण मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
मतलब जिसके पीछे तो मतलब बिहार के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है हमारी समझ से। और क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों में जब 2 चरणों में या 1 चरणों या 3 चरणों में चुनाव होता था, तो बिहार के लोग बड़े अजीब तरीके से सोचते थे कि यार हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाता, हमारे यहाँ इतना लंबा क्यों होता है। आप सोचेंगे कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये जो मतलब पहला फेज और जो आखिरी फेज है उसमें 20 दिन 25 दिन का भी वक्फा होता था। अब जो है मत 6 को है और 11 को है, सिर्फ 5 दिन का वक्फा है। तो ये बहुत ही हम कहेंगे कि काफी मत सराहनीय कदम है चुनाव आयोग का। एक चीज, दूसरी जी चीज है कि मत चुनाव आयोग ने इस बात का भी ख्याल रखा कि मतलब मेजोरिटी व्यू क्या है। तो आप देखेंगे कि जो डोमिनेंट पार्टीज हैं यहाँ पे, जैसे बीजेपी और राजद, ये दोनों चाहती थी कि 2 चरणों में हो। ये मतलब रूलिंग पार्टी जदयू, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो चाहती थी 1 चरणों में हो, है ना? तो हमें लगता है कि मतलब चुनाव आयोग ने इस बात का भी ख्याल रखा कि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं। तो मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का ये फैसला सराहनीय है। अ, जी। जी जी। तो इमरान बता रहे हैं कि केवल 5 दिन का गैप 2 चरणों में रखा गया है और 2 ही चरणों में चुनाव निपट जाएगा, जबकि ऐसा कई सालों से ऐसा नहीं हो पा रहा था कि चुनाव जो है ये दो शायद चरणों पहली में। बार हो रहा है हमारी समझ से, मेरे याद में तो नहीं हुआ है। जी जी हम जी जी। हम हम जब तक याद है मुझे, वो ऐसा नहीं हो कि विधानसभा का चुनाव बिहार में 2 चरणों में हो। शायद पहले हुआ होगा, मतलब जी जी 50s जी। 60s या 70s में। तो बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है, और जो जानकारी है जो मतलब उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत लंबे समय बाद जो है ऐसा हो रहा है कि 2 चरणों में ही चुनाव निपट जाएगा। और एक थकाऊ और चुनाव हो जाता है अगर लंबे चुनाव होते हैं। जी। जो कैंपेन थक जाता है, मतदाता थक जाते हैं, नेता पार्टी थक जाती हैं, तो उसका ख्याल रखा गया है। और जो जैसा इमरान बता रहे हैं कि जो बहुमत है, मतलब जैसे मेजोरिटी जो है, जैसे बीजेपी है या आरजेडी है, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनका मत था कि 2 चरणों में हो जाए। तो विधान तो चुनाव आयोग ने नहीं इसका सब ख्याल रखा। अ, जी मतलब मयंक जी, आप मनु जी, आप एक चीज और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि आम लोग भी, जब आप आम लोगों से बात करेंगे, तो जी मुझे याद है इसके पहले वाले चुनाव में या फिर उसके पहले वाले चुनाव में लोग ये बात हमेशा कहा करते थे कि यार बड़ा लंबा हो जाता है चुनाव। आज आप वोट डाल रहे हैं और 1 महीने के बाद चुनाव रिजल्ट आएगा, तो इंसान भूल जाता है कि किस मतलब क्या था। नहीं, अभी क्या है कि काफी सब कुछ बहुत ही हिसाब से हो रहा है। तो आम हम्म, लोगों का भी एक तरह से, आम लोग भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से हो और खत्म भी हो। तो हम्म। इसका भी शायद एक ख्याल रखा है चुनाव आयोग। जी, तो आम लोग जो चाहते थे कि भाई ये इतना लंबा चुनाव है, हम भूल जा रहे हैं कि वोट किसे पड़ा है, कहाँ पड़ा है, इतना लंबा चुनाव है, तो वो उसका ख्याल रखा गया है, इमरान बता रहे हैं। मनीष, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इनिशिएटिव से जिसे चुनाव आयोग कह रहा है कि उसका दावा है कि वो पारदर्शिता के लिए पोस्टल बैलेट की गिनती इस बार ईवीएम के आखिरी जो 2 राउंड है उससे पहले अनिवार्य होगा कि उसे समाप्त करना। और दूसरी चीज कि पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग कराई जाएगी। और तीसरी चीज कि हर बूथ में जो है 1200 मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गई है। तो ये जो चेंजेस करने पड़े हैं या ये जो बड़े फैसले लेने पड़े हैं चुनाव आयोग को, क्या ये जो रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई है या जो विपक्ष का जो दबाव था, क्या उसका कहीं असर होता दिखा है या वो काम करता दिख रहा है आपको? देखिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान जो है मनु मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से किए गए, जैसा कि आपने खुद बताया वेबकास्टिंग। तो पहले जो है वो 50% बूथ पे ही हुआ करता था, अब वो 100% जो बूथ होंगे वहाँ पे वेबकास्टिंग वहाँ से किया जाएगा, यानी सारे रिकॉर्डिंग जो है वो उपलब्ध होंगी हर बूथ की। आपने देखा 7.42 करोड़ जो है टोटल वहाँ पे वोटर हैं। तो क्योंकि अब केवल 1201 बूथ में केवल 1200 ही वोटर होंगे, पहले ये संख्या ज्यादा हुआ करती थी। तो इस बार जाहिर तौर पर बिहार में जो पोलिंग बूथ है उसकी संख्या भी 90,000 से ज्यादा आपको नजर आएगी। साथ ही साथ ये निश्चित तौर पर कहा गया है कि जैसे बहुत लोग मोबाइल फोन लेके चले जाते हैं पोलिंग बूथ पे, तो उनके लिए संकट होता है। उनको जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, पुलिस होते हैं, वो उनको वापस कर देते हैं कि मोबाइल अपने घर पे रख के आइए। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि पोलिंग बूथ पर ही ये व्यवस्था होगी कि वहां पे कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल फोन जमा कराकर वोटिंग कर सकेगा। साथ ही साथ जो आपको पॉलिटिकल पार्टियों के जो डेस्क लगे होते हैं, जो
फैसिलिटेट करने का काम करते हैं वोटर्स को, तो वो जो है पहले 300 मीटर से दूर हुआ करता था, उनको पोलिंग जो बूथ हुआ करता था उससे काफी दूर उनको अपना डेस्क जो है वो टेबल लगा के वहां पे बैठते थे। इस बार ये प्रावधान है कि पोलिंग बूथ से केवल 100 मीटर की दूरी पर उनको वो डेस्क लगाने की सुविधा दी गई है। तो ये कुछ ऐलान है, बाकी तो अगर किसी के पास वोटर आई कार्ड नहीं है तो जो 12 डॉक्यूमेंट इस बार जो हमने देखा SIR के दौरान जिसको मान्यता दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, वो 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर, अगर वोटर एपिक कार्ड नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जाकर जो स्लिप उसको मिलेगा वो लेकर जाकर वो मतदान कर सकेगा। तो ये कुछ ऐलान है, लेकिन मनु कुछ और चीजों पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा। जो 2 चरणों में जो मतदान होगा मनु, उसमें से आपको बता दे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल जैसे जो क्षेत्र हैं, खगड़िया, भागलपुर, आपको बता दें ये सब में दूसरे चरण में मतदान होगा। जो पहले चरण में जिन जिलों में जो मतदान होगा उसमें गोपालगंज है, उसमें जो है वो सारण है, उसमें मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है, पटना है, इसके बाद आपको नालंदा हो गया। ये सब जो जगह है मनु, यहाँ पे पहले मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, सहरसा हो गया, ये सब में पहले यहाँ इन जिलों में जो सीटें हैं विधानसभा की, इसमें पहले चरण में 6 नवंबर को ही मतदान होगा। और जैसा पहले मैंने बताया था आपको, वहां पे दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा मनु। जी, तो मनीष डिटेल बता रहे हैं कि कहाँ कितना मतदान होगा। पहले जो पहला चरण है उसमें 121 विधानसभा सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण जो 11 नवंबर को होना है उसमें 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे, यानी कुल 243 विधानसभा सीटों पर इस तरह से वोट डाले जाएंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है बिहार में उसकी संख्या 14 लाख है, लगभग 14 लाख उन्होंने बताई ऐसी संख्या। इमरान, क्या अब चूंकि सब चीजें हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन ने बहुत इनिशिएटिव भी लिए हैं, कुछ फैसले लिए गए हैं, तो जो SIR का मुद्दा जिसने बिहार को गरमाया हुआ था पिछले दिनों, क्या उसका असर अभी भी महसूस किया जाएगा या वो मुद्दा अब खत्म हो गया, चुनाव आगे बढ़ गया है? इमरान? मनु, देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि SIR का जो वोट चोरी का मामला था, इशू था, जिसको अपोजिशन विरोधी दलों ने खूब उछाला, तो उससे उनका जो मकसद था कि अपने जो उनके वोटर्स हैं, अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, अपने जो समर्थक हैं, अपने पार्टी वर्कर्स और पार्टी लीडर्स हैं, उन तक ये बात पहुंचाने की थी कि देखो आप मत अलर्ट रहो। तो ऊपर से लेके नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक ये बातें उन्होंने अपने लोगों तक तो पहुंचा दिया है। जहां तक बात दूसरे लोगों की बात आती है, तो एक चीज आप याद रखिए कि ये जब तक यात्रा हुआ, वोटर अधिकार यात्रा जब हुआ, और जब राहुल गांधी घूम रहे थे और उसके साथ तेजस्वी यादव भी थे, कांग्रेस के और भी नेता थे और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, ये सारे लोग एक साथ घूम रहे थे, तो काफी बड़े इसमें जहां जहां गए वो मतलब वीडियो क्लिप्स भी है सब जगह पे, वो दिखाता है कि लोग उन तक पहुंचे और इन्होंने भी अपनी बातों को वहां तक पहुंचाया। तो ये तो ये उनका मुद्दा था जिसको उन्होंने सोचा कि हम अपने मुद्दे को आम जनों तक पहुंचाएं। लेकिन जहां तक इसको मुद्दा बनने की बात है, देखिए, बात ये होता है कि 1, 2, 4, 5 केसेस तो आपको हर जगह मिलेंगे। कई जगह तो लोग जिंदा लोग हैं, उनको भी आपने डेड डिक्लेयर कर दिया है, और आज तक जो उनका फाइनल लिस्ट हुआ, मैं जानता हूँ पर्सनली, मैंने एक स्टोरी भी किया है अभी 2 दिन पहले किसी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस महिला से मिला, तो वो महिला इतनी ये थी, हताश थी, कि उसने बोला कि बताइए, मैं पिछले 4-5 बार से हमेशा वोट देती हूँ, ये पहली बार होगा जब मुझे वोट देने के अधिकार से ही वंचित किया जा रहा है। तो हमने कहा कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या समझती हैं आप? उन्होंने कहा कि हमने 2-2 बार फॉर्म भरा, लेकिन उन्होंने हमें जिंदा ही नहीं रखा। उन्होंने अपने लोकल भाषा में कहा, हम जिंदे ना हले या हाई, तो फिर हम वोट कैसे दे भाई। तो ये जो हताशा है, ये आपको काफी जगह पे दिखता है। कुछ जगह पर ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इनको वो शिफ्ट करके, एब्सेंट करके भी जो है
वो हटा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ सही है, जैसा कि ज्ञानेश कुमार ने यहाँ यहाँ पटना में भी बोला और आज दिल्ली में भी बोला। वो जो बोल रहे हैं वो अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों का नाम कटा है उसमें एक काफी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो जेन्युइन वोटर्स हैं और उनको किसी न किसी कारणवश उनको वहां से वंचित किया जा रहा है। उनके नाम को काट दिया गया है, उनका उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था कि आखिर ये गड़बड़ी क्यों हुआ, या फिर उनको इस बात को मानना चाहिए था। एक दूसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार जो लोग बैठे हैं और जो चुनाव आयोग ने भी कहा कि कुछ लोग मतलब घुसपैठिया के आधार पर भी नाम काटे गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि घुसपैठिया वाले बात पे कोई डाटा नहीं है उनके पास, नंबर 1। नंबर 2 है कि मैं करीब-करीब जितने जगह भी मैं गया, चाहे मतलब वैशाली हो, गया हो, आपको पटना में है, उसके बाद औरंगाबाद जिला में है। तो ये 4-5 ऐसे जिले थे जहाँ मतलब जहाँ-जहाँ मैं गया, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वहाँ जो लोग जिन लोगों का भी नाम काटा हुआ पाया गया, उसमें कोई घुसपैठिया नहीं था। और उसमें ज्यादातर लोग मतलब बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग कम मिले मुझे। तो उसमें ज्यादातर लोग वैसे थे जो पता नहीं के जनरेशन कई मतलब बरसों से वहीं रह रहे हैं। उनके बाप दादा और उनके दादा भी उसी गांव में रहे हैं या उसी शहर में रहे हैं, लेकिन इत्तफाकन उनका भी नाम काट दिया गया है। तो वो मतलब मुझे याद है कि एक काफी मतलब बूढ़े व्यक्ति मिले मुझे मतलब वैशाली में, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताइए कि मैं आपको घुसपैठिया दिखता हूँ? उन्होंने बताया कि हमारे जो दादा थे वो मतलब गंगा तैर करके मतलब पार मतलब होके आते थे मतलब पटना से। हम लोग उस जमाने से यहाँ रहते हैं। तो इस इस तथ्य को मतलब चुनाव आयोग ने मुझे लगता है कि नजरअंदाज किया है कहीं न कहीं, मतलब जिसको जी देखना चाहिए था। जी। तो इमरान बता रहे हैं कि जो घुसपैठिया वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई उस पे उनके पास पर्याप्त दलीलें नहीं थी, या दलीलें थी नहीं कि घुसपैठिया वाकई कोई है या नहीं है। कल भी उनसे सवाल पूछा गया था पटना में, तब भी वो जो है उस पर कुछ जवाब नहीं दे पाए और इधर उधर की बातें करने लगे। तो घुसपैठिया वाला एक नैरेटिव था जिसको चुनाव में भिड़ाने की जुगत की जा रही थी, और ये शायद उसका जवाब उसके पास है नहीं। तो मनीष, अगर मैं ये बताऊं कि ये चुनाव जो है अब, क्या हम ये माने कि एसआईआर की, जैसे इमरान ने भी कहा कि भाई उन्होंने एसआईआर का मुद्दा जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया, अपोजिशन ने, उन्होंने वो पहुंचाया वहां तक। तो क्या हम ये माने कि उन्होंने अपने मतलब चुनाव से पहले अपने वर्कर्स को कम से कम चार्ज कर दिया है ये तैयारी के लिए, नई जंग लंबी लड़ाई के लिए? तो उन्होंने मतलब एसआईआर के जरिए पहले पहुंचकर चार्ज कर दिया है, मतलब कार्यकर्ताओं को जमीनी लेवल। बिल्कुल देखिए, चार्जिंग की तो पूरी कोशिश थी, तभी वोटर अधिकार यात्रा भी हमने देखा मनु कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का यात्रा निकला, स्टालिन वहां पहुंचे, कांग्रेस के तमाम राज्यों जहां जहां उनका शासन है उसके मुख्यमंत्री पहुंचे, प्रियंका पहुंची, अन्य राज्यों के भी नेता काफी लोग उसमें शरीक हुए, अखिलेश यादव पहुंचे। लेकिन वोटर जो एसआईआर के मुद्दे से मामला बिहार में कुछ आगे जा चुका है। अब देखिए पिछले 1-1.5 हफ्ते में किस तरीके से महिलाओं को 1 करोड़ महिलाओं को टारगेट करके 10-10 हजार रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि अ, ये सब हम जानते हैं और इमरान भी इसमें रोशनी डाल पाएंगे कि बीजेपी और उनके जो इंटरनल सर्वे थे उसमें कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि बिहार में जिस विकेट पे वो खड़े हैं वो शायद कमजोर विकेट है इस समय। लेकिन जिस तरीके से आपको 10,000 रुपए और महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ शुरू से उनके साथ 2010 से अगर खास तौर से कहें, जब पहला कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, जब साइकिल बांटा वहां की बच्चियों को और महिलाओं के उत्थान के पंचायत में कई सारे उन्होंने प्रावधान किए, तो महिला वोट बैंक नीतीश के साथ आया। अब 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं और अभी भी 2 दिन पहले भी करीब 25 लाख महिलाओं को दिया गया। जब प्रधानमंत्री पहली बार शिरकत किए थे उस कार्यक्रम में तो 75 लाख महिलाओं को दिया गया था। तो सवाल उठता है कि क्या ये ट्रम्प कार्ड है एनडीए का, क्योंकि हमने महाराष्ट्र के नतीजों को देखा, हमने मध्य प्रदेश के नतीजों को देखा, हमने झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी देखा, वहां पे जो मैया स्कीम जो थी उसके जरिए उनकी वापसी हुई। तो ये जो ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं इन मौके पे लास्ट में, इसको तो हम
ब्राइब देना है, इसको तो घूस देना कहेंगे। आप इसको अगर इतना ही उनको महिलाओं की चिंता थी तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये मतदान के घोषित मतदान के तारीखों के ऐलान के 1 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले उनकी नींद क्यों खुल रही है? और बिहार में अगर 20 साल से नीतीश कुमार का शासन है, तो ऐसा क्या मजबूरी है कि इस समय उनको महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए देने पड़ रहे हैं? तो लेकिन सवाल उठता है कि महिलाओं तक बात सीमित नहीं है मनु। वहाँ पे जिस तरीके से लाठीचार्ज छात्रों पे हो रहा है, परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा आ रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, अभी भी बिहार को गरीब राज्य के दर्जा में दिया जा रहा, उद्योग धंधे जो है गुजरात अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में लगते हैं, बिहार में नहीं लगते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये मुद्दे बिहार के वोटर्स के मन में होंगे या नहीं होंगे, या वो 10,000 रुपए जो घूस दिया जा रहा, मैं उसको शुद्ध रूप से कहूंगा, क्या उस पे वो डेविएट हो जाएंगे? और एसआईआर का मुद्दा जहां तक सवाल उठता है, अगर इतने लाखों की संख्या में अगर वोटर के नाम कटे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर दलित के कटे हैं, उसमें अल्पसंख्यक के लोग के कटे हैं। और आपको पता है मनु कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 13-14 हजार वोट से जो है, अगर टोटल अगर देखिए 37% वोट एनडीए को भी गिरा, 37% महागठबंधन को भी गिरा, और 12,000-13,000 के वोट से सरकार बदल जाती है, वहां पे एनडीए का सरकार बनता है। तो इस बार सोचिए, इतने वोट अगर कटे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि ये हमारे वोटर हैं जिनके नाम कटे हैं, तो ये बिहार के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ये इमरान डालेंगे रोशनी। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो कि शायद महागठबंधन इसको लेके जरूर चिंतित होगा। हाँ, तो जैसा मनीष बता रहे हैं कि एक 10,000 रुपए वाला दांव है चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले। दूसरा, जब एनडीए खेलने उतरेगा मैदान में, तो उसके पास जो वोटर वाला चंक है, ये जो वोटर वोट कटे हैं, जैसा तेजस्वी बता रहे हैं कि उनका वोट कटा है, तो उनके पास, एनडीए के पास एक जो है 10, मतलब वो वोट जितना उनके पास वोट है उससे ऊपर खेलना शुरू करेंगे, तो उनके पास एक अपने आप, जैसा बता रहे हैं कि 12,000 वोट का फर्क पड़ा, बहुत उसी में सरकार बदल गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला मनीष बता रहे हैं। इमरान, आप, आखिरी सवाल आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में मोदी स्तर पर किसका क्या क्या दांव पर लगा, किसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस चुनाव? अगर हम बीजेपी की बात करें, तेजस्वी की बात करें, नीतीश की बात करें, किसका क्या क्या दांव पे लगा हुआ? देखिए, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे तो मतलब जब भी चुनाव होता है तो डेमोक्रेसी में सारे चुनाव महत्वपूर्ण ही होते हैं, लेकिन ये चुनाव कई मामलों में अनोखा चुनाव है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, मतलब बेरिंग कुछ महीने के लिए जीतन राम मांझी जी बने थे 2014 में, तो ये माना जा रहा है कि ये इनका आखिरी चुनाव है, मतलब अंतिम चुनाव है, और उनकी पूरी साख जो है इस चुनाव पे है। एक तो नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ है युवा है, मतलब तेजस्वी यादव, जो पिछले बार जैसा मनीष जी ने कहा कि सिर्फ 12,000 वोटों के मतलब फासले से सरकार बनती है और दूसरे की सरकार नहीं बन पाती। तो बहुत थोड़े से मार्जिन की वजह से, मतलब बस पकड़ते पकड़ते तेजस्वी यादव छूट गए, वो नहीं बना पाए। वो अगर मतलब 12,000 वोट उनको और ज्यादा मिला होता तो वो कई सीटें जीतते, क्योंकि आपको याद होगा कि हिलसा एक सीट है नालंदा जिला में, जहां पे जीत और हार का फैसला सिर्फ 12 वोट से हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 वोट भी कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये हुआ था पिछले चुनाव में। अब आइए इस चुनाव का, तो आपको पता है कि बिहार में टोटल जो वोटर्स हैं वो है 7.42, मतलब 43 करोड़, 7 करोड़ और 43 लाख है। उसमें महिलाएं जो है 3.5 करोड़। तो आप सोच लीजिए कि महिलाओं पर फोकस बहुत ज्यादा है, युवाओं पर इसलिए फोकस है कि जैसा मनीष जी ने कहा और आपने भी कहा कि 14 लाख जो है ऐसे वोटर्स होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे, बिल्कुल युवा वोटर्स, एकदम फर्स्ट टाइम। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, एक तो महिलाएं, दूसरे यूथ, और तीसरा ये जो पहले वोटर्स हैं, जो ये फर्स्ट टाइमर। तो आपने देखा होगा कि अभी मनीष जी ने एक बात कही, एक अल्फाज यूज किया कि ये घूस दे रहे हैं। ये मतलब ये वैसे, मतलब मनीष जी जो बातें कह रहे हैं वो आम लोगों में भी अगर आप जाएंगे और बात करेंगे तो आम लोगों में भी ये बात को लोग मानते हैं कि ये क्या हो रहा है, बताइए। ये क्या हमको पता नहीं है कि चुनाव के पहले आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपका मकसद क्या है, वो हम भी समझते हैं। मतलब कल रविवार था और कल मैं एक स्टोरी के सिलसिले में, एक जगह है यहाँ पे पुनपुन, मतलब पटना से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है पुनपुन।
वहां के एक गांव में गया, मैं जात तो नहीं बता रहा हूं, बट एक विशेष जात के लोग थे वहां, और उनके कुछ औरतों से मैंने बात किया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उन्होंने कहा कि ये 10,000 रुपया तो हमारे खाता में आ भी गया है, और हम बहुत खुश हैं कि 10,000 सरकार ने दिया, लेकिन वोटवा तो हम नहीं देवे, ओकरे जेकरा हम चाही देवे ले। तो ये जो अल्फाज थे उनके, ये समझने के लिए पर्याप्त है कि बिहार में जो जिसको कहते हैं कि अंतवा जो है, वोट जातीय आधार पे जो मतलब जातीय आधारित वोट जो पड़ता रहा है, वो 10,000 देने के बाद भी वो एक ऐसा तबका मुझे कल मिला, जबकि मुझे और भी घूमना है, तो मुझे इस बात का अंदाजा होगा कि आगे और क्या है। तो इस बात का अंदाजा मुझे हो गया कि अरे यहाँ तो 10,000 रुपया ले रही हैं वो औरतें, लेकिन कह रही हैं कि वोट तो हम उसी को देंगे जिसको देते आए। तो आप समझ लीजिए कि वो वोट ये जो है जदयू, बीजेपी या नीतीश कुमार को ये महिलाएं नहीं देने जा रही। और उस गांव में करीब करीब 12,500 वोटर्स है, तो करीब करीब 550-600 जो है महिलाएं हैं। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, आपने कहा कि जैसे बीजेपी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी के बारे में इस बार कहा जा रहा है, और सब हम भी और आप भी जानते हैं कि 2005 से अब तक का ये पहला चुनाव है जब एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, घोषित नहीं किया है। इस घोषणा न करने के पीछे बहुत सारी मतलब कहानियां यहाँ पे चलती रहती है। तो एक कहानी तो ये है साहब के जो है मतलब बीजेपी इस बार पोस्ट इलेक्शन जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद खेला करेगी, मतलब इट विल प्ले द गेम। अब वो गेम जो है महाराष्ट्र वाला होगा कि कहीं और वाला होगा, ये तो कहना मुश्किल है। और जदयू के लोग, जदयू पार्टी भी चाहती थी, अभी तक चाह रही है कि आप जो है डिक्लेयर कर दें, आप घोषित कर दें कि मतलब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अपने पोस्टर्स पे, अपने बैनर पे जदयू आज भी लिख रही है कि 25 से 30 जो है नीतीश कुमार फिर से। ये सारी चीजें हैं, लेकिन बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं, जिसमें मोदी जी आते हैं और मतलब अमित शाह जी हैं, ये दोनों 2025 में मतलब कई बार आए हैं। मतलब मोदी जी तो 7 बार आ चुके, और अमित शाह भी करीब 5-6 बार आए हैं, लेकिन कहीं भी उन लोगों ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं खोला है अभी तक। वो बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। आपको शायद याद हो कि यहाँ तक कि नीतीश कुमार के जो एकलौते बेटा है, मतलब निषाद कुमार, जो अभी राजनीति में नहीं है, उन्होंने भी 2 से 3 बार ये कहा कि एनडीए को डिक्लेयर करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमित भाई से भी मेरी बात हुई है, उनसे हम ये मांग करते हैं कि वो हमारे पापा को, हमारे फादर को डिक्लेयर करें। तो इससे एक चीज तो समझ में आता है कि जदयू के अंदर कहीं ना कहीं इस बात की शंका है कि सच में कहीं ना खेला हो जाए मतलब पोस्ट इलेक्शन। ये तो एक जदयू की बात है। अब बीजेपी पे आइए, देखिए बीजेपी मतलब पिछले 40 सालों से हमेशा यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर के जमाने से हमेशा जो है सेकंड फिडल रही है। वो कहीं ना कहीं जो है जूनियर पार्टनर के हैसियत से यहाँ काम करती आई है। और नीतीश कुमार जब से यहाँ सत्ता में है 2005 में, तो 2005 से भी ये स्थिति वही बनी हुई है। और पिछली बार जब नीतीश कुमार को केवल 43 सीट्स आए थे मतलब 43, और जदयू लड़ी थी 115 सीट, और बीजेपी 110 सीट लड़ी थी, लेकिन उसको 74 सीटें आई थी। और राजद सबसे बड़ा पार्टी उभरा था। तो राजद पिछले 2 चुनाव से 2015 में भी जब नीतीश कुमार और राजद चुनाव लड़े थे तो राजद सबसे बड़ी पार्टी थी, और 2020 में भी राजद सबसे बड़ी पार्टी थी। तो 2015 में तो राजद सत्ता में आई, मतलब नीतीश कुमार के साथ थी इसलिए, लेकिन पिछले चुनाव में राजद जो है वो मतलब सत्ता में नहीं आई। तो नीतीश कुमार 43 सीट के होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सिनेरियो इस बार अलग लगता है। बीजेपी के अंदर खाने जो लोग हैं वो इस बात को जोर दे के कहते हैं कि पूरी हिंदी पट्टी में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी आज तक अपने दम पे अपनी सरकार नहीं बना पाई, और ना ही अपना कोई उसका मुख्यमंत्री बना है। तो उनको, बल्कि मुझे एक बड़े सीनियर लीडर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2025 हमारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि 2030 में क्या स्थिति है। तो हमने पूछा कि गोल्डन क्यों है, तो उन्होंने कहा 2 चीजें। एक तो कहा कि हमारे पास मतलब मोदी और अमित शाह हैं, और दूसरी तरफ मतलब नीतीश फैक्टर जो है वो इस बार इतना मजबूत नहीं है जितना हुआ करता था।
तो हमारे लिए एक ऐसा मौका है कि अगर हम अच्छे से लड़ें और थोड़ा ज्यादा सीट पे आए, तो हम अपने मुख्यमंत्री वाला ड्रीम जो है हमारा, बहुत पुराना ड्रीम है ये, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो बीजेपी की मतलब अपनी साख है, जदयू की अपनी साख है, और जैसा मैंने कहा कि युवा तेजस्वी यादव हैं, मत जिनके पापा मत लालू जी बिल्कुल बीमार रहते हैं, और किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है, उसके बाद से वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं दिखते हैं। तो ये 3 लोग हैं, और उनके परे एक और मतलब पर्सनालिटी है जो मतलब जिसके उभार में मतलब जिसको इग्नोर करना सही नहीं होगा, हम समझते हैं, वो है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर पूरा जोर लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आज ही मैं कहीं से गुजर रहा था तो इत्तेफाक से उनके जो जहां वो रहते हैं शेखपुरा हाउस बेली रोड पे, वहां मैंने देखा कि उनका कैंपस के अंदर मुझे लगा कि जगह ही नहीं थी, इतनी गाड़ियां थी, गाड़ियों से भरा हुआ था, भीड़ भी था। तो एक आदमी है जो अपने तरह से कोशिश कर रहा है, और उसका साख भी बहुत ज्यादा मतलब है इस चुनाव में, उसकी साख पर भी नजर रखने की जरूरत है। ये अलग बात है कि वो कितना परसेंट शेयर कर पाएंगे, उनका 10% वोट आएगा कि 6-7% पे रह जाएंगे, सीटों के मामले में वो कितना आएंगे, लेकिन एक चीज तो है कि वो कहीं ना कहीं एक थर्ड फैक्टर की तरह उभर रहे हैं, एनडीए, महागठबंधन, और तीसरी तरफ होंगे प्रशांत किशोर। और चौथा जो है, एक चौथा आखिरी एक चीज और बोल दें कि सीमांचल में जैसे पिछले बार मत ओवैसी साहब की पार्टी जो है AIMMI, उनको 5 सीटें मिली थी, आपको याद होगा। तो इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं, और कल ही उन्होंने घोषणा भी किया है लोगों से कि जो लोग पार्टी बदल के चले जाते हैं, क्योंकि मालूम होगा आपको कि उनके पार्टी के सिर्फ एक MLA छोड़ के बाकी सब लोग राजद में चले गए, तो उन्होंने लोगों से अपील किया है कि ऐसे लोगों को हाँ वोट न दें और समर्थन न करें। तो मतलब वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जहां तक खबरें आ रही हैं, उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो मोहम्मद इमरान खान जो पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने पूरा परिदृश्य रख दिया, किसका क्या दांव पे लगा है, किसका क्या समीकरण बैठ रहा है, किसका क्या गेम प्लान है। वैसे इमरान, मैं उसमें ऐड कर दूं, अमित शाह जी ने अभी कुछ शायद कुछ महीने पहले इकोनॉमिक टाइम्स को या पता नहीं किसको इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, उनसे सवाल पूछा गया था कि बिहार चुनाव के को जो लीड कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि लीड तो नीतीश कुमार ही करेंगे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उसमें लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद। जी तो जी ये जो जी, लाइन उन्होंने कही ये उसमें सारा ही संशय सारा तभी से है। आपको याद होगा जी। ये बात उन्होंने 2024 में कही थी, ये अच्छा। 2025 की बात नहीं, 2024 की है, और उसी के समय से संशय बना हुआ है, और उसके बाद 1-2 बार और भी पूछा गया उनसे, लेकिन उस मुद्दे पे वो बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। तो हाँ। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी वाले तो अंदर अंदर खुश दिखते हैं, लेकिन जदयू के अंदर जो जो खेमा है, एक जो बड़ा खेमा है जदयू के अंदर, उनको कहीं ना कहीं इस बात का ये लगता है कि कहीं कुछ हमारे साथ खेला ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी है, वो भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप भी मतलब जारी किया, जिसमें उन्होंने पूछा लोगों से कि आप देख के बताएं क्या नीतीश कुमार स्वस्थ है कि नहीं। जी, तो तो ये सारी नीतीश चीजें। कुमार तो नीतीश कुमार की जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, वो बीजेपी के लिए भी नहीं, चिंता एक की चीज तो बात है। और पक्का है कि ये नीतीश जी की मतलब नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये अलग जी बात है कि 2020 के कैंपेन में जब नीतीश कुमार गए थे, तो जी उन्होंने जी। लोगों से कहा था, अपील किया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप हमको हम्म, वोट और सपोर्ट कीजिए। हम्म, आपको याद होगा कि 2020 में भी नीतीश कुमार ने कहा था, लेकिन इस बार जो स्थिति लग रही है, वो तो लग रही है हम्म। कि सच मानो में इनका ये आखिरी ही चुनाव हाँ, तो जिस तरह नीतीश कुमार पब्लिक अपीयरेंस जैसी उनकी दिख रही है, है। जी जी मोहम्मद इमरान ने बहुत शुरू में भी कहा था कि ये नीतीश का आखिरी चुनाव है। बीजेपी जिस तरह से ऊपर लेवल पे कह रही है कि चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन होगा, अगर सरकार बनती है तो उस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये जो गेम प्लान है पूरा, मोहम्मद इमरान ने बहुत साफ कर दिया है कि किसका क्या गेम है। और मनीष ने दिल्ली से में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको उसकी डिटेल बता दी कि चुनाव आयोग ने इस बार जो बड़े फैसले लिए हैं, क्या वो दबाव में लिए हैं, विपक्ष के दबाव में, या उस पर जो उंगली उठ रही थी उसको उसका सामना करने के लिए उसने इस तरह फैसले लिए हैं। तो आप दोनों साथियों का, मनीष दिल्ली से और मोहम्मद इमरान पटना से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
धन्यवाद।